तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7A पार्ट 2। ओके, तो टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या है कि ये केवल एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे हम लगा सकते हैं। तो केवल शब्द मैंने बोल दिया, तो किसी भी सिस्टम पे लगा सकते हैं टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहले ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। टाइम डोमेन तो हम समझते ही हैं, स्टेबिलिटी हम समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मान लो आपने एक सिस्टम लिया है GH इजकल टू S+2 अपॉन S+1 S-1 तरीके का। ओके, ये सिस्टम एक्चुअल में ये ओपन लूप पोल्स हैं, ये दोनों ओपन लूप पोल है क्योंकि केवल हमने GH लिया है इस समय। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो उसके जो पोल्स होंगे ओपन लूप पोल्स होंगे। जब इनको हम देखेंगे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक S इजकल टू 1 है, एक S इजकल टू -1 है, मतलब एक हमारा राइट हैंड साइड में है। तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओके, बट ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको भी देखते हैं। ओके, हमने कह तो दिया कि एक पोल साइड में लाई कर रहा है, इस वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल है। और ये चीज़ तो शायद आपको पहले से पता होगी कि अगर पोल्स हमारे राइट साइड में लाई करते हैं एस प्लेन के तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। लेफ्ट साइड में सारे के सारे लाई करते हैं तो स्टेबल होता है, और अगर ओरिजिन पे या फिर जियोमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो मार्जिनली स्टेबल होता है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को चेंज करके हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर ओपन लूप से क्लोज लूप बनाना है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं या न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, S² -1। ओके, S² -1 अगर उसमें हम ऐड कर दें S+2, मान लो इसी में हम क्या कर दें प्लस S+2 कर दें, तो ये S² -1 प्लस S+2 क्या बना देगा, S² प्लस S+1 बना देगा। अब एक्चुअल में ये क्लोज लूप पोल्स हैं, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यूज ही देगा पोल्स की। तो इसकी वजह से ये सिस्टम आपका स्टेबल हो गया। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये काफ़ी जल्दबाजी होगा ये कमेंट करना कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज लुक फॉर क्लोज लूप पोल्स फॉर स्टेबिलिटी। कभी भी ओपन लूप पोल्स को देखने के बाद उसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट ना करें। हमेशा क्लोज लूप पोल्स की स्टेबिलिटी को, मतलब की कंडीशन को देखने के बाद ही स्टेबिलिटी पे कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, जैसा ये सिस्टम है 10/S+1³ ये GH, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ओनली, ये ओपन लूप पोल्स हैं। तो आप इसको जब देखोगे तो ये तीनों ही आपको दिखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं। S+1³ मतलब S इक्वल टू -1 -1 -1। और ये सिस्टम आप कमेंट कर दो कि स्टेबल है, पर ये गलत है कि ये सिस्टम गलत स्टेबल नहीं है। क्यों? अब इसको आप बनाओ, क्या बनाओ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसी S+1³ में आप क्या ऐड कर दो, 10 को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, S³ 3S² + 3S + 11 बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी उसमें आपको पता चलेगा कि एक पोल या दो पोल आपका राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो चीज़ हो गई आपकी अनस्टेबल, ये सिस्टम हो गया आपका अनस्टेबल। तो ये जो इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पूरे ही कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा, ये जो नीचे है कि आपको कभी भी स्टेबिलिटी देखनी है तो आप देखोगे तो पोल्स को देखते हुए कि पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो जीरो से मतलब नहीं है, पर पोल्स भी कौन से वाले पोल, क्लोज लूप पोल्स को देखेंगे। कभी भी ओपन लूप पोल्स को देखते हुए हम स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कि ओपन लूप पोल्स कैन लाई एनीवेयर ऑन द एस प्लेन, कहीं भी लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लोज लूप पोल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ही लाई करना चाहिए अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। ओके, फॉर द स्टेबिलिटी। फिर बात करते हैं फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल। अगर एक क्लोज लूप सिस्टम को आपको स्टेबल बनाना है, इसका सीधा सा भी मतलब है कि ऑल द क्लोज लूप पोल्स, ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी इन लेफ्ट साइड। इसका क्या मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सारी रूट्स, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है वो बहुत ईजी है। आपको पता है कि ये जो आपका GH होता है इसको लिखो और इसी में 1 प्लस कर दो। ओके, 1 + GH करके आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। तो इसका भी जो सारा आपका जो पोल्स या रूट्स होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, सब लेफ्ट में ही लाई करना चाहिए। और हमें इससे मतलब नहीं है, ये क्या कह रहा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका ओपन लूप पोल्स, तो हमें मतलब नहीं है ओपन लूप पोल से कि वो राइट में है कि लेफ्ट में है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्लोज लूप पोल्स कहाँ है, वो लेफ्ट में है तो सिस्टम स्टेबल है। फिर बात करते हैं कि इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ QS इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर हैविंग नेगेटिव रियल पार्ट। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो आपके रूट्स हैं, रूट्स का सब कुछ नेगेटिव रियल पार्ट है, मतलब रूट्स क्या है, S इक्वल टू -2 इस तरीके से। ओके, -2 -4 अगर सारे के सारे नेगेटिव रूट्स आपको मिल रहे हैं तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ओके, सारे मतलब ऑल होने चाहिए। अगर एक भी, इफ़ एनी, ठीक है, ये एनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी रूट का जो QS का रूट है उसका पॉजिटिव रियल पार्ट बन गया, मतलब आपको एक, मान लो एक रूट तो -2 मिला, एक -4 मिला, गलती से आपको एक रूट मिल गया +5, तो ये +5 इस सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा क्योंकि ये +5 आपका राइट हैंड साइड में
लाई करेगा। फिर आगे बात करते हैं कि इफ़ एनी ऑफ द रूट्स ऑफ क्यू एस का कोई भी रूट इज़ हैविंग जीरो रियल पार्ट, अगर उसका जीरो रियल पार्ट होगा वाइल द रिमेनिंग रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, किसी भी रूट का जो क्यू एस का रूट है उसका जीरो रियल पार्ट है और बाकी नेगेटिव है, पर फिर भी वो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि एक रूट ऐसा आया जिसका जीरो रियल पार्ट मिल गया, मतलब एक रूट आपको s=0 के फॉर्म में मिल गया या फिर जीरो रियल पार्ट उसका है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये सिस्टम ना तो मान लो s=0 है और उसके संग एक -1 एक -4 है, पर कंबाइनली हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम स्टेबल है, तो ना तो ये स्टेबल है और ना ही ये अनस्टेबल है क्योंकि कोई भी राइट हैंड साइड में लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि 4 जो नेगेटिव है हमारे और 1 जीरो है, अगर ये यही चीज़ बता रहा है कि अगर एक भी जीरो हो गया तो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो जो सिस्टम होता है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, स्टेबल टाइप का सिस्टम या फिर नॉट स्टेबल सिस्टम। नॉट स्टेबल एंड अनस्टेबल में डिफरेंस है, अनस्टेबल इज ए कैटेगरी ऑफ नॉट स्टेबल और नॉट स्टेबल एक मार्जिनली स्टेबल तरीके का भी हो सकता है, मतलब एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इज नॉट स्टेबल। ओके, क्योंकि स्टेबल वाली सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ गई, अब ये हमारा नॉट स्टेबल बचा। ओके, नॉट स्टेबल दो तरीके का हो सकता है। अब इनकी पहचान क्या है, ये ग्रीन वाला जितना भी ये राइट हैंड साइड में है, अगर यहाँ पे कोई भी पोल लाई करेगा तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये पिंक वाला, ये जो लेफ्ट साइड में है, अगर यहाँ कोई भी आपका रूट, मतलब सारे के सारे अगर पोल्स यहाँ रूट्स या फिर पोल्स यहाँ लाई करेंगे तो ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। पर अगर कोई भी रूट या पोल, रूट्स किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट या पोल आपका अगर इधर लाई कर जाता है जियोमेगा एक्सिस पे, तो फिर ये आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। अब एक कंडीशन और समझो, अब केवल ये अपने आप में मार्जिनली स्टेबल नहीं बना रहा है, इसके संग क्या होना चाहिए कि आपका बाकी तो लेफ्ट में ही लाई करने चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि इस पे एक तो जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है और बाकी में से कुछ आपका पॉजिटिव पार्ट में लाई कर गया, तो फिर ये उस समय सिस्टम अनस्टेबल बोला जाएगा, ना कि मार्जिनली स्टेबल। ओके, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, आपको ये देखना है कोई पोल आपका राइट हैंड साइड में तो नहीं है। ओके, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। एक तरीका और है स्टेबिलिटी पे कमेंट करने का, सिंपल सा इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला तरीका, या जो हम बोलते हैं कि इफ़ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ये शब्द आप पहले भी देख चुके हैं, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये मैथ्स में है, सिग्नल में है, कंट्रोल में है। अगर कोई सिस्टम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, अब इसका लेमन भाषा में समझने का क्या तरीका है, आम भाषा में, कि अगर आपका एरिया फनाइट है ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ का एरिया फनाइट है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो इसके अंदर का एरिया ये है और ये एरिया फनाइट एरिया है। तो एक ग्राफ जिसका एरिया फनाइट है उसको बोल सकते हैं कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम का ग्राफ है, और जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं तो वो आपके स्टेबल ही होते हैं। ओके, ये आपका स्टेबल हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट केस में देखते हैं इधर, ये आपका नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब आप इस ग्राफ को ये ड्रॉ करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, ये लाइन इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है, तो इसका एरिया तो ये पूरा, ये सब कुछ इसमें ही कवर हो जाएगा इसके एरिया में। जब ये सब कुछ इसके एरिया में कवर हो जाएगा तो इसका एरिया हो जाएगा इन्फिनाइट, और जैसे इसका एरिया हुआ इन्फिनाइट, इसका मतलब कि ये हमारा नॉट स्टेबल सिस्टम है। ओके, तो ये तरीका है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के कॉन्सेप्ट से देखने का कि हमारा स्टेबल है या नहीं है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, कांस्टेंट टाइप है, ये कांस्टेंट ग्राफ है, ठीक है, ये इंपल्स रिस्पॉन्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये भी जरूरी है जानना, इंपल्स रिस्पॉन्स का ग्राफ है, ये कांस्टेंट है, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी हमारा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है पर फिर भी ये कांस्टेंट है, तो वो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। तो आप ग्राफ को देख के भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम किस तरीके का सिस्टम है। इसका ट्रांसफर फंक्शन है आपका 1/s। 1/s का मतलब है कि एक पोल तो है पर वो पोल हमारा किस पे है, ओरिजिन पे है, s=0। ओके, तो इस तरीके से, और ये ग्राफ वैसे किस चीज़ का है, सिग्नल के हिसाब से, सिग्नल सिस्टम के हिसाब से इंपल्स रिस्पॉन्स है किस चीज़ का, यूटी का। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो एक चीज़ और समझो कि सारे ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो मार्जिनली स्टेबल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑसिलेटर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मार्जिनली स्टेबल्स होते हैं, वो स्टेबल नहीं होंगे। ओके, वो मार्जिनली स्टेबल होंगे जितने भी ऑसिलेटर हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स ऑन इंपल्स फंक्शन। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से कमेंट करेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है। और ग्राफ की हेल्प से तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम रूट से ग्राफ बनाएंगे। आपका जो पोल्स और रूट्स है उनकी मदद से ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, तो ये बहुत सारे केसेस है, ABCDEFGHIJKLMNOP, इतने केसेस है, P तक केसेस है, इनको सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक केस जो हमने पढ़ा है कि अगर हमारा एक पोल लेफ्ट साइड में है, मतलब ये हमने ग्राफ बनाया लेफ्ट साइड में। ओके, ये पोल का ग्राफ है, ये आपका j ओमेगा एक्सिस s और j ओमेगा का, तो ये s+a है आपका। ट्रांसफर फंक्शन कुछ इसी तरीके का, ऑब्वियस सी बात है, जब s=-a होगा तभी आप इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हैं कि -a आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे, e⁻⁻at और ut।
इसी ट्रांसफर फंक्शन से आप इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखें लाप्लास से, तो e−at ut करके आएगा आपका। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, अब क्योंकि हमें पहले से पता है ये स्टेबल है, तो इसके ग्राफ का एरिया आपका फाइनाइट ही होना चाहिए, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, ये e−at का ग्राफ है इस तरीके से, और इसका एरिया आपको फाइनाइट ही मिलेगा, तो ये स्टेबल सिस्टम हो गया। ओके, सारी चीज़ें एक एक करके जुड़ी हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या देखते हैं कि आपने क्या बनाया, 1/s लिया, जिसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, मतलब s = 0, मतलब पोल है आपका ओरिजिन पे, ये पोल है आपका ओरिजिन पे। अब आपको वैसे ही पता है कि मार्जिनली स्टेबल होगा, तो यहाँ पे जो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे 1/s का, वो सीधे से आपका होता है ut, मतलब 1/s का लाप्लास या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ILT इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ut होता है। और ut का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, ये ut का ग्राफ है जो 0 से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये आपका कैसा है, मार्जिनली स्टेबल है। इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं, या फिर हमें पहले से पता है कि ये मार्जिनली स्टेबल है। ओके, 2 केस हुए सबसे बेसिक। सबसे पहले तो 3 केस होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक ओरिजिन पे, और एक आपका राइट साइड में। अब राइट साइड वाला देख लेते हैं। अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन 1/s-a के फॉर्म में है, मतलब s किसके इक्वल है, +a के इक्वल है, मतलब आपका a राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है ये, तो वहाँ से राइट हैंड साइड में लाई करते ही आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल ग्राफ को शो करने का तरीका क्या है, पहली बात तो ये e−at है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी +at है, तो ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, ना कि डीके। और ग्रोथ का मतलब क्या है कि इसका एरिया आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, और जब एरिया इन्फिनाइट हो जाएगा तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिक 3 केसेस हो गए, आप पॉज करके देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस समय मौजूद है। तो ये बेसिक 3 केसेस हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा केस। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन लेते हैं, किस किस का वो देखते हैं। पहले तो ये 2 केस हमारे कॉम्बिनेशन वाले ही हैं। पहले कॉम्बिनेशन लेते हैं लेफ्ट और ओरिजिन का, फिर कॉम्बिनेशन लेंगे राइट और ओरिजिन का। मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट के संग ओरिजिन को लेते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका एक ओरिजिन पे है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, पर उसके संग ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी पोल्स कहाँ हैं, मतलब कोई भी राइट साइड में नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये कुछ इस तरीके से, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसा होगा, एक तो उसमें s मौजूद होगा, एक s+a मौजूद होगा, मतलब s = 0 एंड s = -a। तो इसका जब आप लिखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स में कुछ इस तरीके से होगा, k1 + k2 e−at। अब ये e−at है, तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रोथ कर रहा है, पर ये डीके कर रहा है। मतलब अगर मान लो कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो फिर ये नीचे जाते हुए डीके कर रहा है ग्राफ आपका। और क्योंकि इसको हम कांस्टेंट की तरह बनाना है, क्योंकि ये मार्जिनली स्टेबल है, तो जो हमारा नॉर्मल ग्राफ कांस्टेंट बनता था ऐसा, उसके कंपेरिजन में अब हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, अब यहाँ से शुरू कर देंगे, पर इसको ओरिजिन पे ले आएंगे। तो ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये कब है, जब हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में तो पोल था, पर एक ओरिजिन पे ला दिया। अगर एक ओरिजिन पे है और एक को हम राइट हैंड साइड में ले आए, तो आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, k1 + k2, बट यहाँ पे e+at आ जाएगा। और इसका ग्राफ जैसा वो ऊपर जाता हुआ बना था, मतलब ये नीचे जाता हुआ बना था, ये एरो को देखो, तो अब ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ बनेगा। और अब इसका एरिया आपको कैसा मिल जाएगा, फाइनाइट। देखो इसका एरिया तो ये था ऊपर वाले का, अंदर का, बस इसका ये एरिया है, ये चीज़ है नहीं, मेन एरिया। हाँ, मेन एरिया तो ग्राफ के अंडर का देखेंगे, तो ये एरिया है ये। ओके, ये इन्फिनाइट तो नहीं है, यहाँ जाके ये कांस्टेंट हो जा रहा है ये चीज़। इसका एरिया जब आप देखेंगे ग्राफ के अंडर का एरिया, तो फिर ये बढ़ता जाएगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इस केस में सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल नहीं होगा। तो मैं ऊपर यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भले ही एक पोल आपका ओरिजिन पे है, पर वो डिसाइड नहीं करता कि सिस्टम अनस्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल है। डिपेंड करता है कि बाकी पोल का है, वो लेफ्ट में है कि राइट में है। तो ये 5 केसेज हुए। अब आगे चलते हैं 6 केस पे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 6 केस भी आपका अलग तरीके का ही है। ओके, बाकी 7th और वो अलग है। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेते हैं किसका किसका, एक तो हमारा वही हो गया ऊपर वाला, और दूसरा भी ऊपर, ये ऊपर वाले जो हमारे केसेस हैं 4th और 5th, तो उन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका ऐसा बना, एक ओरिजिन पे है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। अब क्योंकि मैंने क्या बताया था, डोमिनेंट क्या करता है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, राइट साइड वाले की। जैसे ही एक पोल आपका राइट साइड में गया, इसका मतलब कि आपका सिस्टम हो गया अनस्टेबल, ये सिस्टम हो गया आपका अनस्टेबल। पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पोल आपका लेफ्ट साइड में है, तो पहले तो ये ग्राफ इधर से नीचे की तरफ आएगा, फिर ये बीच में कांस्टेंट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके, ये इसका उल्टा बोल सकते हो। उल्टा क्या बोल सकते हो कि ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ये बीच में कांस्टेंट टाइप का हो जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। ये आपका पहला वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट की वजह से, ठीक है, नेगेटिव पोल की वजह से, बीच वाला कांस्टेंट की वजह से, और बाद वाला हिस्सा पॉजिटिव की वजह से। तो जब आप इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या होगा, इसके अंडर का ये चीज़, ये एरिया, फिर ये आगे पूरा एरिया,
तो ये एरिया भी आपको इन्फिनाइट मिलेगा, तो इस वजह से ये अनस्टेबल है। अब एक अलग तरीके की कैटेगरी में घुसते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, पेयर लेना शुरू करते हैं पोल्स का, ठीक है, पेयर ऑफ पोल्स। तो ये हमारी क्या हो गई, ABCDEFG, मतलब ये हमारा 7th केस निकल के आता है। यहाँ पे हम पोल का पेयर लेते हैं पर वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ओके, तो इसका जब बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन तो s प्लस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर भी आ जाएगा। ये कैसे बनेगा, e⁻⁴ और इसमें क्योंकि ये पेयर आ गया है, जब भी आपका पेयर आएगा तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, साइन BT के फॉर्म का बनेगा। ये साइन BT है इसके फॉर्म का। तो ग्राफ आपको क्या बनाना है, क्योंकि स्टेबल है तो गिरता हुआ तो बनाना है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है गिरती हुई है, ऐसी सेम आपका नीचे भी होगा, बट अंदर जो ग्राफ बनेगा वो आपका किस तरीके का बनेगा, ये साइन के फॉर्म का बनेगा, जैसा आप पढ़तेगा कम्युनिकेशन के अंदर उस तरीके से। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आप क्या देखो, आपने पेयर तो लिया पर उन पेयर को राइट साइड में कर दिया, तो आपका ये जो e⁻⁻80 था वो हो गया e⁻+80 और साइन BT अभी भी मौजूद रहेगा क्योंकि पेयर है। तो आपका ग्राफ उसी तरीके से बनेगा अंदर का साइन के फॉर्म में, बट क्या होगा, वो इंक्रीजिंग हमारे वेव फॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, समय के संग बढ़ रही हैं ना कि घट रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल को दिखाने का यही तरीका है। अब थर्ड केस लेते हैं इस वाली कैटेगरी का। यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी ग्राफ में दोनों ही पोल बना देते हैं पर j⍵ एक्सिस पे बना देते हैं, पेयर ऑन j⍵ एक्सिस। ओके, अब जैसे ही j⍵ एक्सिस पे पेयर आया और कोई भी चीज़ आपकी राइट साइड में नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल ग्राफ बन गया। और ये अनडैम्प्ड सिस्टम का भी ग्राफ है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि अनडैम्प्ड में ऑसिलेशंस आपके इस तरीके से बनते जाते हैं, कभी ऑसिलेशंस खत्म नहीं होते, ना तो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। ये ऑसिलेशंस आपको दिख रहे होंगे, ना तो ये खत्म हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया। इसका एरिया ना तो कभी 0 पे आएगा और कभी इन्फिनिटी पे भी नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं जे ऑप्शन, ये सबसे यूनिक केस है आपका। यहाँ पे यूनिक क्या है कि आपके पोल्स हैं तो j⍵ एक्सिस पे ही, पर मतलब पोल्स का पेयर नहीं है, 2 पेयर है, ठीक है, 2 पेयर्स आर देयर, एक नहीं 2 पेयर है। एक पेयर का अपने आप में मतलब क्या होता है, जैसे 1 और 1 ये एक पेयर है, और 2 पेयर का मतलब 1 और 1 ये 2 पेयर है। तो जब इनको एक साथ बोलेंगे तो ये हमारे दोनों मिला के 2 पेयर बना देंगे। तो यही चीज़ है, ये यूनिक केस है कि यहाँ पे हमारे पोल्स हैं j⍵ एक्सिस पे और कोई भी चीज़ आपकी राइट हैंड साइड में नहीं है, पर फिर भी ये सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल ही है। हाँ, मार्जिनली स्टेबल ही रहेगा अभी तक तो पर यहाँ पे क्या है ना, ग्राफ किस तरीके से बन रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत है। इसीलिए ये यूनिक है कि K1 sin ω1t K2 sin ω⁡t के फॉर्म में तो ग्राफ बनेगा, वो स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर वेव में। जैसे ये ग्राफ ऊपर गया फिर ये पूरा वापस नीचे नहीं आएगा साइन की तरह, मतलब ये साइन वेव फॉर्म की इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको कैसा दिख रहा होगा, जैसे हम दांतों का शेप बनाते हैं, ओके, डायग्राम में इस तरीके से। उसमें ये 2 छोटे छोटे पीक हैं, फिर ये छोटे छोटे 2 क्रेस्ट हैं नीचे वाले वेव फॉर्म में, फिर ऊपर वाले में 2 पीक हैं। अगर हम इन पीक्स को बहुत ज़्यादा छोटा करता जाएँ, हम इनको ऊपर ले जाएं और बहुत ज़्यादा छोटा करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म की तरह ही बन गया लगभग। ओके, ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म। तो इस केस में ऐसा होता है, तो ये आपका यूनिक वाला केस है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम पेयर तो लेते हैं पोल्स का, पर हम पेयर किस तरीके से लेते हैं, एक के ऊपर एक। ओके, हमने ये ऊपर पेयर वाली तो बात पहले ही कर ली थी, ये क्या था, पोल्स का पेयर था पर ये ऊपर नीचे थे। अब हम इसको पेयर नहीं बोलेंगे, इसको 2 पोल्स बोलेंगे, बट एट द सेम प्लेस। ओके, ये पेयर ना हो के आपका 2 पोल्स हैं और वो भी सेम प्लेस पे। तो इस केस में क्या होगा कि t इंटू e⁻⁻80 ut करके होगा। तो ये हमारा e⁻⁻80 ut तो हमने पहले ही देखा था। अगर ये केवल एक पोल होता, एक पोल और जुड़ने की वजह से इसमें t और आ गया, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ तो आएगा पर थोड़ा सा फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये फिर भी रहेगा स्टेबल ही, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टेबल बनेगा, मतलब आपको कर्व मिल जाएगा। तो ये याद रखो, जब आपको 2 पोल्स मिलेंगे, पेयर ना हो, वो पेयर ना हो, ठीक है, पेयर को मैं हटा देता हूँ, आपको 2 पोल्स मिलेंगे एक ही पॉइंट पे, 2 पोल्स ऑन सेम पॉइंट, तो आपके ग्राफ में जो हो जाएगा कर्व आ जाएगा, ये याद रखेंगे। और ये बढ़ने वाले में भी जो ग्राफ ऐसे जाता था कुछ, ओके, अब वो ऐसे ना जाके वो आपका कर्व ले लेगा, तो ये अनस्टेबल भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ऐसे बिल्कुल फिर ये ऊपर की यूं चला जाएगा, तो अनस्टेबल भी कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक और केस लेते हैं 2 पेयर का, मतलब हमने जो लिया था, देखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि पेयर भी है और वो आपका क्या है कि एट द सेम प्लेस, ये दोनों पोल्स सेम प्लेस पे हैं और ये दोनों पोल्स सेम प्लेस पे हैं। 2 पेयर हैं और वो भी किन का पेयर है, सेम प्लेस वाले पोल्स का। तो यहाँ पे आपको कर्व भी मिलेगा और क्योंकि यहाँ पेयर है तो साइनोसॉइडल भी मिलेगा। तो आपका ग्राफ अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। ओके,
और इसके अंदर आप साइन वेव का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखेंगे। और ये स्टेबल होगा, ये तो दिख ही रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, देखो यहाँ पे t एक अलग चीज़ है, e⁻⁻at अलग चीज़ है, और हमारा sin bt अलग चीज़ है। ओके, तो इतनी यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट निकल के आए, तब इनको यूज़ करके हमने ये बनाया है। अब इसी तरीके से इसी का अदर पार्ट क्या हो गया कि हमने पेयर तो लिए, पर उन दोनों पेयर को कहाँ ले लिया, राइट हैंड साइड में ले लिया। तो इसमें भी वही आएगा, t आएगा, sin bt आएगा, पर यहाँ पे e⁻+at आ जाएगा। तो ये होगा अनस्टेबल, पर बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ, पर इसके अंदर आप साइन वेव का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर ये जो वेव्स हैं ये साइन वेव का इस्तेमाल करेंगे, आप ये याद रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बनाया है। आगे बात करते हैं ओ वाले की, ग्राफ की। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वही चीज़ करते हैं कि हम पेयर ना, देखो पेयर होता है ऊपर नीचे, ये पेयर है ओरिजिन पे या जे ओमेगा एक्सिस पे। अब हम पेयर लेते हैं या फिर 2 पोल्स लेते हैं एक जैसे, वो लेते हैं ओरिजिन पे। अगर हम ऐसा कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका जो पोल्स हैं वो है तो ओरिजिन पे या फिर बोले जे ओमेगा एक्सिस पे, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ओरिजिन पे एक की बजाय 2 पोल्स ले लो, तो फिर सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल से चेंज होकर अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं कि 2 पोल्स हैं, वो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वही वाला पॉइंट था ऊपर वाला। अगर 2 पोल्स हैं वो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं सेम पॉइंट पे। अब क्या है कि यहाँ पे वही हम केस ले लेते हैं कि हमारा पेयर है पोल्स का, मतलब वो सेम तो पोल्स हैं पर फिर भी वो पेयर में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी आएगा, पर टी आपका अलग से आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। और आपका ग्राफ जो हमने ऊपर देखा था, इसके जस्ट ऊपर वाले केस में स्ट्रेट लाइन, तो आपकी बाउंड्री तो उसी तरीके से बनेगी, पर क्योंकि यहाँ डबल पोल्स हो गए हैं सेम पॉइंट पे, तो इस वजह से इसके अंदर साइन और आ जाएगा। ये बेसिक पॉइंट हुआ कि कब साइन आता है, कब ग्राफ कैसा बनता है, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। तो बहुत सारे केसेस कवर किए, पी तक हमने कवर किए। ओके, A B C D E F G H I J K L M N O और P, मतलब 16 केसेस कवर किए। तो ये 16 अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज़ थी पोल्स की लाई करने की एस प्लेन में। ओके, 16 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो उसमें क्या क्या सिस्टम कब अनस्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, ये अच्छे से याद रखेंगे। तो इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इफ़ सिंपल पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड इधर एट द ओरिजिन, जो सिंपल पोल्स है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, या तो वो ओरिजिन पे लाई करें और ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। पर सिंपल पोल्स, डबल नहीं, क्योंकि कभी भी ओरिजिन पे अगर डबल पोल लाई कर गए तो वहाँ पे क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये वही वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट था। वेयर एज इफ मल्टीपल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड इधर एट द ओरिजिन और ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, अगर मल्टीपल पोल्स हमारे लाई करते हैं तो वहाँ पे वो सिस्टम जो हो जाएगा वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा था। ये दोनों केस हमारे होने तो चाहिए थे मार्जिनली स्टेबल, पर यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस या फिर ओरिजिन पे आपके मोर देन 1 पोल लाई कर गया, तो वैसे ही सिस्टम हमारा तुरंत अनस्टेबल बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी कितने तरीके की हो सकती है। तो आपका बेसिकली तो हमने ऊपर क्या देखा, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। ये तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन की बात है। और 5 तरीके की और हो सकती है, वो उसका कैटेगराइजेशन थोड़ा अलग है। आपका बीबो स्टेबिलिटी, असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट, कंडीशनल और रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि बीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट आपको कब मिलता है, जब आप जीरो स्टेट रेस्पॉन्स को कंसिडर करते हैं। जब जीरो इनपुट रेस्पॉन्स को कंसिडर करते हैं तो आपका असिम्प्टोटिक आपको स्टेबिलिटी पता चलती है, और ये पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट मतलब कोई सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल है, और कंडीशनल मतलब कि वो कुछ वैल्यूज़ के लिए स्टेबल होगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए वो अनस्टेबल होगा वो सिस्टम। और कंपैरिजन स्टेबिलिटी जो होता है, जिसमें कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं, उसको रिलेटिव स्टेबिलिटी बोलते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना उसको इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते। ओके, ये क्या है कि 2 अलग अलग सिस्टम को जब कंपेयर करेंगे कि दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इज़ लेस स्टेबल, तब हम बोलेंगे कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है। अब बीबो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसका नाम ही है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये क्या कहता है, पहली बात तो ये ZSR पे बेस्ड होता है, ये ZSR है, ये ZSR है। और दूसरे क्या कहता है कि अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, इसका मतलब कि आपका आउटपुट को भी बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट मस्ट बी बाउंडेड। तो बस ये इतना सा कहता है, ये बीबो स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, ZIR पे, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स पे। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका एब्सेंस ऑफ इनपुट होगा, अगर आपका कोई भी इनपुट नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई सिस्टम एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी को शो करता है, मान लो कि कोई सिस्टम असिम्प्टोटिक स्टेबल है, उसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर आप कोई भी इनपुट नहीं दोगे, उसका मतलब वहाँ पे आपका आउटपुट 0 मिलना चाहिए। ओके, अगर कोई, मैं इसको रिपीट करता हूँ,
अगर कोई भी सिस्टम असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी को शो करता है, इसका मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट देयर शुड नॉट बी एनी आउटपुट प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको मैं डिटेल में पढ़ नहीं रहा, या पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सीधे सीधे से आपको बात बता देता हूँ। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका सिस्टम हर वैल्यू के लिए स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर। किसी भी पैरामीटर को अगर आप ले रहे हैं, उस पैरामीटर की सारी वैल्यू के लिए, जैसे आपने लिया MP, तो MP की कोई भी वैल्यू को यूज़ कर लो, आपका सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल ही होगा। या फिर TD लिया या TR, इस तरीके से। पर अगर आपका सिस्टम में चेंजेस दिखने शुरू हो गए, मतलब क्या है कि वो कुछ वैल्यू के लिए, फ्यू वैल्यूज़ के लिए तो स्टेबल है, पर फ्यू वैल्यूज़ के लिए वो अनस्टेबल भी है, तो उस सिस्टम को हम कंडीशनली स्टेबल बोलेंगे। मतलब वो कभी स्टेबिलिटी शो करेगा, कभी नहीं भी करेगा। फिर बात करते हैं कि जो कंडीशनली स्टेबल सिस्टम होते हैं, यही वाले कंडीशनली स्टेबल सिस्टम की जो बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री वैल्यू पे वो कैसे स्टेबल हो जाते हैं, वो मार्जिनली स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये वो वैल्यूज़ हैं, ये फ्यू वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर सिस्टम स्टेबल है, और ये बाहर की फ्यू वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर सिस्टम अनस्टेबल है, अनस्टेबल और यहाँ पे स्टेबल है। तो ये जो बाउंड्री होगी दोनों के बीच की, ये जो बाउंड्री है, इस सर्किल की जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री पे हम इस सिस्टम को, जो कि ये कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है, इसको हम मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे। तो ये बोला जा रहा है। और आखिरी तो क्या है कि दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी इज यूज टू कंपेयर 2 और मोर नंबर ऑफ स्टेबल सिस्टम। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ कि कौन सा सिस्टम, टू नो विच ऑफ द सिस्टम इज मोर स्टेबल, तो उसको रिलेटिव स्टेबिलिटी बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं रूट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, RH क्राइटेरिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विदाउट ऑब्टेनिंग द रूट्स। तो रूट्स को बिना निकाले हुए हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी है नहीं है, क्या है, वो सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ RH क्राइटेरिया। तो कंसीडर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं QS, वो कुछ इस तरीके से है। पहली बात तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अभी नीचे पॉइंट आएगा भी, कि ये हमेशा पॉलिनोमियल टाइप के उस पर लगाते हैं, या फिर कहाँ पे नहीं लगाते, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस तरीके के लॉगरिथमिक, इस तरीके के एक्सप्रेशन में सिस्टम में हम इसको नहीं लगा सकते RH क्राइटेरिया को। ये कुछ इस तरीके से है, A0 S की पावर n, मतलब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लो कुछ ये सिस्टम है, 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस आपका s प्लस आपका 5 प्लस इक्वल टू 0। मतलब ये s क्यूब का टर्म है, ये s स्क्वायर का टर्म है, ये s का टर्म है, और ये s की पावर 0 का टर्म है। इस तरीके से टर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो यहाँ पे आप RH क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो A0 S की पावर n, S की पावर n मतलब कि मैक्सिमम जो आपका ऑर्डर है, तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 3 है, इस वाले एग्जाम्पल में n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे A1 S की पावर n-1, एक पावर को एक कम कर दो, n-2 एक और कम कर दो, और आखिरी में क्या है, पावर को हटा ही दो, केवल A n बना दो। इसका मतलब है कि S की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये जनरल फॉर्म है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो ये A0, ठीक है, A1 A2 AN, ये सारे क्या हैं आपके, सारे के सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं, और ये सारे के सारे आपके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है RH क्राइटेरिया को लगाने के लिए। RH क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ये सारी के सारे कोफिशिएंट आपके रियल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। दूसरी बात, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन टाइम डोमेन, और ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में एप्लीकेबल नहीं, केवल टाइम डोमेन में एप्लीकेबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो QS अगर कुछ इस तरीके का है, 1 प्लस माइनस GSHS, मैं पहले बता चुका हूँ कि QS आपका ऐसे ही बनता है, GSHS में आप OLTF में इसको ऐड कर दो, ठीक है, ओबेलो ट्रांसफर फंक्शन में आप 1 को ऐड कर दो प्लस माइनस करके, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देगा। तो यहाँ पे जो G और H है, या सिंपली बोले तो कि G ऑफ S और H ऑफ S है, ये आपके ना तो एक्सपोनेंशियल होने चाहिए, ना ही लॉगरिथमिक होने चाहिए, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक होने चाहिए। इन तीनों ही केस में आप RH क्राइटेरिया को नहीं लगा सकते हो। ओके, ये बात मैंने ऊपर भी बता दी थी। उसके बाद ऐसा क्यों है, क्योंकि ओबेलो ट्रांसफर फंक्शन अगर आप इस तरीके का लिखते हो तो वहाँ पे उसकी इन्फिनाइट लेंथ सीक्वेंस बना देता है। ओके, एक्चुअल में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जैसे साइन t है, तो इसका क्या है ना, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, हम उसको शॉर्ट करके यूज़ करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी, ये इन्फिनाइट लेंथ का एक्सप्रेशन होता है, तो इस वजह से अगर इस तरीके का आपका कुछ भी आता है तो वहाँ पे आप RH क्राइटेरिया को नहीं लगा सकते। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है RH क्राइटेरिया को लगाने की, जिसमें हमने क्या देखा कि सारे कोफिशिएंट आपके मौजूद होने चाहिए और वो पॉजिटिव भी होने चाहिए। आगे देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर RH क्राइटेरिया क्या कहता है कि नेसेसरी क्या है। ओके, तो नेसेसरी को मैंने यहाँ समराइज कर दिया कि नो कोफिशिएंट शुड बी नेगेटिव और 0। तो कोई भी कोफिशिएंट आपका ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए। अगर आपका कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई, जैसा कि इस केस में ये देखो S की पावर 4 माइनस S क्यूब, तो यहाँ पे सिस्टम आपका सीधे से अनस्टेबल बन गया, क्योंकि आपका कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव बन गया, ठीक है, कोफिशिएंट का साइन चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि कितने आपके वो होंगे, आपका एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हुआ, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बना, 2 साइन चेंजेस हुए। ओके,
अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एस क्यूब मिसिंग है इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये अनस्टेबल भी हो सकता है और मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, अभी कमेंट नहीं कर सकते ओके, क्योंकि कोफिशिएंट मिसिंग है। तो यहाँ पे यही इसकी समरी है कि अगर कोई भी कोफिशिएंट जीरो हो गया या फिर नेगेटिव हो गया तो आपका तुरंत सिस्टम नॉट स्टेबल में चला गया। अब नॉट स्टेबल के दो तरीके हैं, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। अब अगर कोई आपका जो सिस्टम है वो जीरो हो रहा है, उसका कोफिशिएंट कोई भी, तो वहाँ पे आप दोनों केस कर सकते हो, मार्जिनली स्टेबल भी अनस्टेबल भी। पर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो तुरंत ही अनस्टेबल चला गया, वहाँ पे मार्जिनली स्टेबल का कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ओके। उसके बाद आता है ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी प्रेजेंट एंड मस्ट हैव सेम साइन। सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेजेंट होने का मतलब है कि कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यही मतलब है। और आपके सेम साइन के होने चाहिए। इफ देयर आर साइन चेंजेस मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। ये जो ऊपर लिखा है उसी की समरी है। इफ देयर आर नो साइन चेंजेस बट कोफिशिएंट्स आर मिसिंग, तो फिर आपका या तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि कोफिशिएंट अगर जीरो है तो। उसके आगे बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। अगर बात करते हैं जो बेसिक हमारा स्टैंडर्ड होता है वो कैसा होता है, एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि जो जाई है डैम्पिंग फैक्टर इसको जीरो बना दें, मतलब इसको अनडैम्प्ड सिस्टम की तरह बना दें, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जाई जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो ये बीच वाला आपका ये पूरा ही टर्म जीरो हो गया, 2 जाई ओमेगा एन, मतलब ये जो एस है इसका कोफिशिएंट जीरो हो गया, मतलब ये आपका यहाँ से चला गया। तो जैसे ही कोफिशिएंट मिसिंग हो गया मतलब ये आपका मार्जिनली स्टेबल बन गया तुरंत। तो एक अनडैम्प्ड सिस्टम जो होता है वो आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है। अब देखो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट का क्या डिफरेंस होता है। तो देखो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि जो इससे समझो कि जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें प्री होता है और फिर मेंस होता है। तो जब तक आप प्री को क्लियर नहीं करते तब तक आप मेंस पे नहीं जा सकते। तो नेसेसरी कंडीशन वो कंडीशन होती है जो आपकी प्रीलिम्स वाली कंडीशन है कि सबसे पहले वो तो आपकी पूरी होनी ही होनी चाहिए, पर वो पूरी हो गई तो उससे आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन गए, अभी आपको मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना है। तो सफिशिएंट कंडीशन आपकी मेंस की तरह होती हैं कि जब आप नेसेसरी को क्लियर कर लो फिर आप सफिशिएंट कंडीशंस को चेक करो इस तरीके से। तो इस एग्जाम्पल से याद रखो कि आपकी नेसेसरी कंडीशंस आर लाइक प्रीलिम्स एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर लाइक मेंस एग्जाम। अब वापस आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, जनरल पे। तो कुछ इस तरीके का होता है, ए नॉट एस की पावर एन ए वन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको समराइज करके लिखा हुआ है। आपको जो पहले तो रूट एरे बनाना होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोफिशिएंट ये लिखने होते हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स। एस की पावर एन मतलब आप कैसे लिख सकते हो, S4 एस क्यूब एस स्क्वायर ओके S1 S0, और ये आप एक कॉलम बनाओ और इसके आगे वैल्यूज़ लिखो, ठीक है, अलग अलग रोज़ में। आपको शुरू की जो 2 रो होती हैं कोई भी हो सकती हैं। मान लो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखनी पड़ी आपको, एस की पावर 6 से शुरू करके 5 4 3 2 1 और 0 यहाँ तक आपको लिखना है। पर आपको जो कोफिशिएंट्स लिखने होंगे वो शुरू की 2 रोज को इस्तेमाल करके ही लिखने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब वो एस की पावर 6 और 5 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे था एस की पावर 4 और 3, तो वो कुछ भी हो सकता है ओके। तो आपके शुरू की 2 रोज को इस्तेमाल करके ही आपको सारे के सारे कोफिशिएंट लिखने होते हैं ओके। तो ये मैंने जो ये ऑरेंज बॉक्स में डाला हुआ है, ऑल कोफिशिएंट इन दिस 2 रोज, सारे के सारे कोफिशिएंट आपको इन 2 रो में ही लिखने हैं। अब आपको शुरू कहाँ से करना है, जो आपका सबसे बड़े ऑर्डर वाला टर्म है एस की पावर जैसे एन है, यहाँ पे एन सबसे बड़ा है, उसका कोफिशिएंट आप सबसे पहले लिखोगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट आपका ए नॉट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक कोफिशिएंट को छोड़ते हुए, आपने A1 को यहाँ नहीं लिखा, अब आप A2 पे गए, फिर आप A4 पे गए, फिर आप A6 पे गए, इस तरीके से आगे बढ़ते गए। और नीचे क्या लिखोगे, क्योंकि आपने A नॉट के बाद A2 लिखा है तो आपका जो A1 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर A3 A5 A7 इस तरीके से। तो यह आपने बेसिक एक रूट एरे बनाया, आपने एक कॉलम बनाया सारे एस की वैल्यूज़ का, एस की पावर एन, एस की पावर n-1 नीचे तक। उसके बाद आपने शुरू की 2 रोज को भर दिया ओके। ये काम तो सारा गिवन के मौजूद से होता है। अभी जो बाकी रोज हैं ये आपको सॉल्व करके लानी है। इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है कि जब आपको B1 निकालना हो, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पैटर्न को फॉलो करो। जब आपको B1 निकालना है तो आप क्या करो, A1 को बेस मानो, A1 को बेस मानो, फिर क्या करो, जिसको आपने बेस माना है उससे अपोजिट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि A1 A2, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, A1 A2 और इससे माइनस कर दो, और A1 को बेस माना है मतलब A1 से ही डिवाइड कर दो। तो जो आप बेस मान के चलोगे उससे डिवाइड भी करोगे, और शुरू वाला टर्म भी आपका वही होगा। अब बचा क्या, A0 और A3, तो A1 A2 माइनस A0 A3 और अपॉन A1, तो ये आपको B1 की वैल्यू दे देगा ओके। इसी तरीके से मान लो आपको B2 निकालना है, तो B2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी भी बेस हम A1 को ही लेंगे। देखो ये यहाँ पे दिख भी रहा होगा,
ये B2 निकाल रहे हैं तो A1 को बेस ले रहे हैं, मतलब A1 को ही डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। तो ये जो A1 का बेस है ये फिक्स है, आप B2 निकालो B3 निकालो, ये पैटर्न को दिमाग में रखो। आप B2 निकालो B3 निकालो, कुछ भी निकालो आगे तक, इसके ऊपर वाली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही आपका बेस होगा। तो क्या मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको किसी भी रो का कोई भी टर्म सॉल्व करना है, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके जस्ट ऊपर वाली रो का पहला एलिमेंट जो होगा वो आप बेस मान के चलो। तो इसी लॉजिक को लगाते हैं। तो जैसे C1 निकालना है हमको, मैं यहाँ लिखता हूँ C1 की वैल्यू। आपको बेस क्या लेना है, C1 के ऊपर वाली रो का पहला एलिमेंट B1। तो आपने B1 को बेस ले लिया, B1 से आप मल्टीप्लाई करो, ओके, B1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। A3 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो B1 A3 और माइनस फिर क्या बचा A1 B2 और अपॉन B1। देखो यही चीज़ यहाँ पे है, B1 A3 और A1 B2, तो अपॉन B1। इस तरीके से आप ये C1 की वैल्यू निकाली सेम लॉजिक से। तो आपको क्या याद रखना है कि जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करते टाइम पे आपको आप जो भी वैल्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके ऊपर की दोनों रोज की वैल्यूज़ का ही इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो मैंने C1 बोला था, तो C1 को सॉल्व करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, A1 A3 और B1 B2, केवल इन 4 का इस्तेमाल किया, ओके। तो आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। जब आप C1 पे आ गए तो फिर आपका ये A0 वाला रो आपका छूट गया, इसको यूज़ नहीं करना सॉल्व करते हुए। तो एक पैटर्न बना, आपको मान लो इसके नीचे वाले को सॉल्व करना होगा। मान लो मैं इसको D1 को सॉल्व करके लाना है मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूँगा, D1 इज इक्वल टू बेस लेना है मुझे C1 को, यहाँ लेना है मुझे C1, बीच में लगाना है माइनस। अब आपको देखना है कि इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। C1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 और यहाँ क्या आ जाएगा B1 C2। तो इस तरीके से D1 की वैल्यू निकल के आई। तो मैंने आपको बेसिक समझाया, एक पैटर्न बताया कि इस तरीके से आपका वैल्यू सॉल्व होती है, और फिर आप पूरा सॉल्व कर लो आखिरी तक। तो ये तो सॉल्यूशन निकला। अब उसको एग्जामिन करेंगे कि सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ये जो पहला कॉलम होगा, और यहाँ पे और क्या चीज़ है कि जो एग्जामिनेशन करते हैं वो केवल पहले कॉलम का करते हैं, ओके। मतलब क्या है कि ये जो कॉलम ये वाला है पूरा A0 A1 B1 C1 D1 और आखिरी तक Z1, केवल इस कॉलम का एग्जामिनेशन करते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जितनी भी बाकी वैल्यूज़ है ना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये केवल सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो पहले वाले कॉलम का एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के, इसका मतलब सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल है, ओके। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे मस्ट हैव सेम साइन एंड नो रो हैव जीरो कम्प्लीटली। कोई भी रो आपकी जो है वो जीरो नहीं बननी चाहिए। पहली बात तो ये याद रखें, आपका कोई भी एलिमेंट किसी भी रो का जीरो नहीं हो, पूरी की पूरी रो जीरो नहीं बननी चाहिए, ओके, तभी सिस्टम स्टेबल होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे मस्ट हैव सेम साइन एंड नो जीरो शुड बी, मतलब नो रो शुड बिकम जीरो कम्प्लीटली। वही स्टेटमेंट है, इसी को रिपीट किया है ऊपर वाले को। अब आगे चलते हैं। इफ़ देर आर साइन चेंजेस, अगर मान लो कि साइन चेंजेस मौजूद है तो क्या होगा फर्स्ट कॉलम में, वो भी कहाँ है फर्स्ट कॉलम में, तो उससे क्या होगा कि सिस्टम आपका अनस्टेबल बन जाएगा तुरंत ही। एंड देन नंबर ऑफ साइन चेंजेस इंडिकेट्स नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑन द राइट हैंड साइड। और कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, मतलब उतने ही आपके जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में मौजूद है। इसको अभी क्वेश्चन से भी देखेंगे आगे। इफ़ देर आर नो साइन चेंजेस बट अ रो बिकम जीरो कम्प्लीटली, तो देखो ये अलग चीज़ का केस है। अगर आपको कोई भी साइन चेंज मौजूद नहीं है पर एक रो है वो पूरी तरीके से जीरो बन गई, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम आपका जो है वो मार्जिनली स्टेबल की कैटेगरी में आ गया आप, ओके। और मार्जिनली स्टेबल होने का मतलब कि आपको जे ओमेगा एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी कोई, इसका मतलब कि आपकी जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, आपको कुछ इमेजिनरी वैल्यू मिलनी चाहिए, ये इसका मतलब है। फिर बात करते हैं इफ़ मोर देन वन रो बिकम जीरो, पर ये हमने पहले ही देखा है ऊपर जो हमने बहुत सारे 16 ग्राफ्स देखे थे अलग अलग केसेस के, जहाँ पे मल्टीपल रूट्स आपके ओरिजिन या फिर जे ओमेगा एक्सिस पे थे, तो वहाँ पे हमने सिस्टम को अनस्टेबल करार कर दिया था। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि अगर आपका एक से ज़्यादा रो जीरो है तो आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल तब नहीं कहलाएगा, वो अनस्टेबल बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर बात करते हैं रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन लाई ऑन द, आपका जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर सकते हैं ओनली इफ अ रो बिकम जीरो। मैं ऊपर बताया भी, अगर कोई रो जीरो बनती है इसका मतलब कि सिस्टम में आपका मार्जिनली स्टेबल आ गया, और इसका मतलब कि आपका कोई ना कोई रूट जो है वो जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। बट इफ़ अ रो बिकम जीरो कम्प्लीटली, देखो ये समझो ये दो अलग अलग केसेज हैं। रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन लाई ऑन द जियोमेगा एक्सिस ओनली इफ अ रो बिकम जीरो कम्प्लीटली, अगर आपकी एक रो पूरी तरीके से जीरो बन जाती है। बट इफ़ अ रो बिकम जीरो कम्प्लीटली रूट्स मे और मे नॉट लाई ऑन द जियोमेगा एक्सिस, ठीक है। ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको यहाँ में मारो क्रॉस, इसको यहाँ मारो क्रॉस, मैं इसको नीचे समझाता हूँ आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। फॉर रूट्स टू बी ऑन द जियोमेगा एक्सिस इट इज़ कंपल्सरी दैट रो बिकम जीरो कम्प्लीटली बट इट इज़ नॉट, ये भी वही चीज़ है। इसको भी क्रॉस मारो और इसको मैं बताता हूँ नीचे,
ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें, इसको मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। इसका ये मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये सर्किल है, ये मतलब ये सेट थ्योरी से इसको पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है कि रो बिकम जीरो कम्प्लीटली, मतलब इतनी इस पूरे सर्किल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए आपकी रो पूरी तरीके से जीरो बन गई। ओके, और इसका ये ग्रीन वाले सर्किल का क्या मतलब है कि आपके रूट्स जो है वो जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि आपका जो एक और एरिया बचेगा ये वाला, इस ग्रीन वाले सर्किल के बाहर का जो एरिया, वो क्या कह रहा है कि आपकी रो तो पूरी तरीके से जीरो बन गई, पर फिर भी अब आपका रूट्स जियोमेगा एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं। ये वो पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी रो को जीरो बनना और उसके अंदर एक सबसेट मौजूद है रूट्स का जियोमेगा एक्सिस पे लाई करना। ओके, तो रूट्स का जियोमेगा एक्सिस पे लाई करना ये एक सबसेट है किसका, रो का जीरो बनना। मतलब क्या है कि अगर आपका रूट्स जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल होगा, मतलब जब आपका रो जीरो बन चुका होगा कम्प्लीटली। ओके, बट अगर रो आपका जीरो कम्प्लीटली है, पर इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी ही आपका रूट जियोमेगा एक्सिस पे लाई करेगा। वो दोनों केस कर सकता है, एक तो ये ग्रीन सर्किल वाला, एक इसके बाहर वाला। मतलब रूट्स आपका जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इसको आप पॉज करके देख लेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। और फिर बात है कि अगर आपका रो जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि आपका मार्जिनली स्टेबल नहीं है, इसका मतलब कि आपका जियोमेगा एक्सिस पे कुछ भी लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका इमेजिनरी वैल्यू जीरो है। ओके, ये एक तरीका है दिखाने का या पता करने का कि कितने रूट्स आपके राइट हैंड साइड में है। तो रूट्स ऑन द राइट हैंड साइड को आप कैसे दर्शाते हैं, 2/n। ओके, एक साइन चेंज होगा मतलब आपके दो रूट राइट हैंड साइड में हो जाएंगे, इसका मतलब है 2 आउट ऑफ n। ये 2/n अलग तरीके की चीज़ है, इसका सीधे से मीनिंग होता है 2 आउट ऑफ n। तो n रूट्स में से 2 रूट आपके राइट हैंड साइड में होगा, मतलब एक साइन चेंज के लिए, फॉर 1 साइन चेंज। ओके, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितने होंगे, अब क्योंकि 2 आपके राइट हैंड साइड में हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने बचे, n-2 बचे, ऑब्वियसली सी बात है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। ओके, तो आप बिल्कुल आराम से ध्यान में रखो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपको आयस क्राइटेरिया को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है वही आपकी सफिशिएंट कंडीशन भी होती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपका मेंस एग्ज़ाम आप साथ के साथ ही क्लियर कर ले रहे हैं, ये है इसका तरीका। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी, रिवाइज कर लेते हैं। आपका सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे +as और +b, ठीक है, पॉजिटिव है, और कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, जैसे s⁻1 ये है और ये s⁻0 दोनों ही मौजूद है। इसका मतलब ये सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल है। अब ये सेकेंड ऑर्डर में देख लेते हैं। यहाँ पे as², bs और c तीनों ही पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो ये पहली नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी नेसेसरी कंडीशन s² मौजूद है, s मौजूद है, s⁻0 भी मौजूद है, तो तीनों मौजूद है, मतलब ये भी स्टेबल हो गया। तो बिल्कुल आँख बंद करके याद कर लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए आपको RH क्राइटेरिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है।